नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में लूसेंट ऑब्जेक्टिव सेट नंबर 18 आज करने वाले हैं। 40 प्रश्न डेली सामान्य विज्ञान के हम करते हैं। देखिए, कल संडे था और कल मैंने टेस्ट लिया, उसमें आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के हमारा दिल थोड़ा सा भी खुश नहीं, ठीक है। मतलब यार 90 बच्चे 400 450 प्लस बच्चों ने टेस्ट दिया एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। एग्जाम प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। हर संडे टेस्ट होने वाला आप। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें, 90 बच्चों ने, सिर्फ 90 बच्चों ने यहाँ पे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सही किया। यार कितनी शर्मनाक बात है, ठीक। खैर कोई नहीं, अब आपकी मर्जी है, पढ़ो या ना पढ़ो। एग्जाम डेट पहले चाहिए आपको। सेट नंबर 18 आज हम करने वाले लूसेंट की ये क्लास कर रहे हैं। लूसेंट की जो बुक है उसमें हम फिजिक्स कर रहे हैं और शाम को जो क्लास होती है रुक्मणी की उसमें हम बायोलॉजी कर रहे हैं, ठीक। दोनों इसी वीक आपके 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। वो खत्म नहीं होगा, खत्म कर दूंगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग जब जरूर ज्वाइन करो। अब टेस्ट हुआ तो नहीं पता चला आपको कैसे हुआ, तो टेलीग्राम ग्रुप में रहते तो आपको पता चल जाता। टेलीग्राम ग्रुप आप सबके लिए कंपलसरी है ज्वाइन करना। इसके अलावा स्टैटिक जीके का कंप्लीट पीडीएफ है, ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया एप्लीकेशन पे यहाँ पे देखो स्टैटिक जीके का कंप्लीट पेड कोर्स आ चुका है। पेड कोर्स में आपको 150 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ भी मिलेगा और पूरा कंप्लीट 50 वीडियो मिलेगा, यानी कि वीडियो क्लास मिलेगा जिसमें 10 क्लास अपलोडेड है। धीरे धीरे और क्लासेज आपको मिल जाएगी। एग्जाम से पहले रेलवे ग्रुप डी के आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक। चलिए यहीं पे बात करें गणित का, मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर, ये भी आपको एप्लीकेशन या मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। इसके अलावा साइंस के पीडीएफ है, ले सकते हैं सारे। चलिए सारे इंपॉर्टेंट है, सारे ले सकते हैं। क्वेश्चंस की बात करें, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किस नियम पर आधारित है? तो क्या होता है, V अनुकमानुपाती I, ठीक, या V बराबर RI, यही होता है ना। तो यह किस नियम के अनुसार होता है? तो ये होता है ओम के नियम अनुसार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो तार की त्रिज्या जब भी आधी करोगे तो उसका प्रतिरोध जो होगा ना वो 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 गुना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम के नियम की बात करें, ये परिभाषित करता है धारा और वोल्टता दोनों को। धारा और वोल्टता दोनों को ओम का नियम परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यदि एक तार की लंबाई यल मीटर है, तार की लंबाई यल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L यानी कि तार की जितनी भी लंबाई थी उसको डबल कर दिया गया, तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो तार का प्रतिरोध भी पहले का 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, किसका विद्युत अपघट्य होता है? तो सामान्य शुष्क सेल की बात करें, अमोनियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, देखो मिलान करना है। तो सबसे पहले बात करें ऋण इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? तो अगर जो हम बात करें, जो जिंक का कार्बन होता है, जिंक का कार्बन होता है, सॉरी जिंक आपका धन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विध्रुवक, ठीक है। आपने सेल की बात को, आपने सेल पढ़ा होगा, गैल्वेनिक सेल या फिर जो सेल होता है आपका, उसमें बीच में एक छड़ लगा होता है, किसका छड़ होता है? कार्बन का छड़। वो क्या होता है, ये वाला प्लस होता है ना और ये वाला माइनस होता है। तो ये वाला प्लस यानी कि जो आपका कार्बन की छड़ होती है वो धन इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? धन इलेक्ट्रोड होता है। और जो उसका ये बर्तन होता है वो आपका किसका काम करता है? वो आपका ऋण इलेक्ट्रोड का काम करता है, ठीक, ऋण इलेक्ट्रोड का काम करता है। इसके अलावा अगर जो बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। और आपका जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है ये विध्रुवक का कार्य करता है। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, है कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो कार की बैटरी में जो विद्युत अपघट्य प्रयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 9 की बात करें, शुष्क सेल है। शुष्क सेल की बात करें, जो प्राथमिक सेल्स होते हैं वो एक प्रकार के शुष्क सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 11 की बात करें, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुपाती होता है। यह नियम किसका है? यह नियम की बात करें, यह फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी के प्रथम नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो सेम चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था ना, V = IR, यानी कि ओम का नियम के आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे के नियम की बात करें, ये संबंधित है आपका विद्युत अपघटन नियम से। यहाँ पे मैंने आपको ओम का नियम बताया, V = IR। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जहाँ पे V क्या है भाई, V विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर। I क्या होती है? तो I की बात करें, ये प्रवाहित धारा होती है, और R की बात करें तो ये आपकी प्रतिरोध होती है। ठीक है, V विभवांतर, I आपकी धारा, और आपका जो R होता है वो प्रतिरोध होता है। ठीक, चलिए फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है? तो फ्यूज तार की बात करें, जो उपयोग होता है अत्यधिक धारा प्रवाहित होते समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए आपका फ्यूज परिपथ का उपयोग होता है, या फिर सुरक्षा की दृष्टि से कह सकते हो आप फ्यूज का उपयोग करते हो, फ्यूज तार का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त जो सुरक्षा फ्यूज तार होता है वो किस धातु की बनी होती है? उस धातु की बनी होती है जिसका क्या होता है, जिसका जो गलनांक होता है ना वो कम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गलनांक कम होता है। अगर जो हम फ्यूज तार की बात करें किस मिश्र धातु की बनी होती है, तो टिन प्लस लेड की मिश्र धातु की, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। अब मैंने बताया गलनांक कम हो, जिसका गलनांक निम्न हो। ठीक है, जिसका गलनांक निम्न हो, ये तो एक कारण है। उच्च प्रतिरोधकता भी एक कारण होना चाहिए। तो उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बिजली के सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज में कौन सा संबंध सही है? इसका गलनांक चूंकि निम्न होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए भाई? सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो फ्यूज का सिद्धांत की बात करें, विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किस पे? विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किसकी बनाई जाती है? सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किसकी बनाई जाती है? तो सामान्यतः प्रयुक्त जो सुरक्षा फ्यूज तार होती है वो लेड और टिन की बनाई जाती है। लेड और टिन की मिश्र धातु की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एक बिजली के फ्यूज तार या फ्यूज वायर के सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुणों का होना आवश्यक है? तो क्या मैंने बताया था, निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, मिश्र धातु और पतला तार, और उसकी लंबाई कम होनी चाहिए। ठीक है, तो कम लंबाई, निम्न गलनांक, मिश्र धातु, पतला तार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए। 22 की बात करें, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट, ये तो बताने वाली बात नहीं है, ये आप सबको पता होगा, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है, क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात उत्पन्न होती है, और निर्वात जब बल्ब तोड़ते हो तो वायु उसमें तेजी से प्रवेश करती है, जिससे तेज आवाज होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि टंगस्टन की जो तंतु होती है उसका अपचयन रोकने के लिए, टंगस्टन के तंतु का अपचयन रोकने के लिए बिजली के बल्ब से जो वायु होती है, जो हवा होती है, उसको पूरी तरीके से निकाल दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद क्यों की जाती है? क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरीके से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा पूरी तरीके से प्रकाश में आपका परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट बात करें, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्यों टंगस्टन का प्रयोग होता है? क्योंकि उसका गलनांक जो होता है ना, ये उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 27 की बात करें, नाइक्रोम के तार
या हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं वो के रूप में प्रयोग क्यों किए जाते हैं? नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग क्यों किए जाते हैं? क्योंकि तार खींचे जा सकते हैं? नहीं, ये गलत है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, ये भी सही है। लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाते, ये यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों कारण यहाँ पे सही है। 28 की बात करें, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लगभग 60 से 70% भाग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 60 से 70% भाग। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो घरेलू उपकरण है ना, वो है आपका, क्या आंसर होगा यहाँ पे? सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, सभी। विद्युत हीटर भी, विद्युत बल्ब भी, ट्यूबलाइट भी, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक सामान आते हैं सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, तो लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय होगी? ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक यूनिट किसके बराबर होता है? तो एक यूनिट बराबर होता है आपका 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट बराबर होता है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक, तो यहाँ पे सामर्थ्य निकाल लोगे। सामर्थ्य पी बराबर कितना है इसका? 1,100 वाट गुणे कितने घंटे? 10, यानी कि 1000 वाट घंटा आ रहा है। ठीक है, 1000 वाट घंटा आ रहा ना। और ये 1000 वाट घंटा बराबर कितने को होता है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका है 31 का है, एक 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? तो पी आप सामर्थ्य पहले निकाल लोगे। सामर्थ्य कैसे निकालोगे? आपका जितना वाट दिया गुणे जितने घंटे जलता है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 1000। 1000 आपका पी सामर्थ्य निकल गया। ठीक, अब क्या पूछा आपसे? विद्युत खर्च का व्यय। तो व्यय आप निकाल लोगे पी गुणे टी। यहाँ पे बात करें टी कितना है भाई? 5 रुपये। 5 रुपये है ना, सॉरी यहाँ पे इसको हम अगर जो हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सामर्थ्य निकाला तो हमारा 1000 आया, सामर्थ्य 1000 आया। और ये 1000 है, मैंने बताया था ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो आप क्या निकालोगे? व्यय निकालोगे, कितने वाट घंटे? 1 किलोवाट घंटा, और गुणे कितने रुपये प्रति यूनिट? आपका 5 रुपये प्रति, 1 यूनिट निकल के आया ना, 1 यूनिट आया 1 किलोवाट घंटा। सॉरी या रुको मत, मैं बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझाने में गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1000 निकल के आया ना सामर्थ्य इसका, 100 गुणे 10 तो आपका 1000 हो गया। न्यूमेरिकल मेरा भी थोड़ा सा वीक है, इसलिए अब क्या बताएं। ठीक है, तो 1000 हो गया ये। अब 1000 ये हो गया। अब आपका 1000 बराबर हमारा 1 यूनिट होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 1 यूनिट होता है। ठीक, एक यूनिट होता है। अब 1 यूनिट बिजली खर्च हो रहा है कितने रुपये के दर से? 5 रुपये के दर से। तो कितना आपका विद्युत खर्च होगा? टोटल कितना बिल आएगा? 1 यूनिट गुणे 5 बराबर 5 रुपये आपका बिल आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक, चले आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा आपकी इकाई है आपकी किसकी? विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ये होता है किसके मापन पर? हाँ, किसके मापन पर आधारित होता है? ये होता है वाटेज, वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? 100 वाट के बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? ये कितना होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? कितना होगा? 1 इकाई, 1 इकाई या 1 यूनिट, 1 इकाई या 1 यूनिट। 100 गुणे 10 यानी कि 1000 किलोवाट घंटा, और 1000 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 1 इकाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें हम 35 क्या है भाई? 35 है हमारा, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था?
तड़ित चालक आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 36 की बात करें, तड़ित चालक किसके बनाए जा रहे हैं? तड़ित चालक की बात करें, ये बनाए जाते हैं आपके तांबे के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, दो कथन दिए गए हैं, एक कारण दिया गया, सॉरी एक कथन एक कारण दिया है। कथन ये है तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ठीक, चलो ये तो सही है, तड़ित चालक जो होते हैं इमारतों के नष्ट होने से बचाते हैं, ठीक। उसके बाद ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, यानी कि दोनों सही है, ए और दोनों सही है, ठीक है। और यहाँ पे कारण की बात करें, तड़ित चालक इमारतों को ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, इस कारण से तड़ित चालक जो होते हैं इमारत को नष्ट होने से बचाते हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है, ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आवेश जो होती है अगर जो बिजली गिर रहा तो उसको पृथ्वी तक भेज देंगे तभी तो इमारत बचेगा, तो इसलिए आर ए का सही कारण है। 38 की बात करें, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या होगा? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इस कारण से तंतु जो होते हैं चमकने लगते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 की बात करें, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलीनियम, ऑप्शन नंबर बी। और 40 की बात करें, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो विद्युत अपघट्यों के रूप में क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये थे टोटल 40 क्वेश्चन। देखो कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर करा दूंगा, ठीक। और धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, 3 से 4 क्लास और बचेगी, मैं बुधवार तक पक्का ख़त्म कर दूंगा, ठीक। मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियो करके, ठीक है, जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हम आपकी बायो शुरू करेंगे इसमें, और उतनी जल्दी बायो खत्म होता है उतनी जल्दी आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कराएंगे, ठीक। बने रहिए हमारे साथ यानी कि एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चलिए मिलते हैं छोटे में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।